हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी मैथमेटिकल फॉर्म में हम फाइंड करेंगे कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या ये कह सकते हैं कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए अगर वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट y1 and y2 with the displacement of two waves, with the displacement of two waves। तो ये हमारे पास जो दो वेव्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 हमने लिया है। तो ये देखिए y1 की इक्वेशन हो गई a1 sin ओमेगा t और y2 की इक्वेशन हो गई a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ फाइव क्या हो गया, दोनों का एक फेज डिफरेंस हो गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमने फाइव कंसीडर कर लिया। इज दैट क्लियर? अब हम करते हैं आफ्टर सुपरपोजिशन। आफ्टर सुपरपोजिशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो क्या होगा y1 प्लस y2। ये बताया हमने, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर हुआ करता है। तो y इक्वल्स टू y1 a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। यहां तक बात क्लियर होती है हमारी। अब y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2, ये फॉर्मूला होगा sin a प्लस b। फॉर्मूला हुआ करता है, यहां लिख देते हैं हम sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a एंड sin b। a2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर हम, तो हमें मिलेगा a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा t और sin 5। अब इन वैल्यूज को हम करते हैं अरेंज। तो अरेंज किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो यहां से sin ओमेगा t और यहां से sin ओमेगा t कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास y इक्वल्स टू sin ओमेगा t कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचता है a1 प्लस यहाँ बचता है a2 cos 5, a2 cos 5 इंटू sin ओमेगा t प्लस ये टर्म ऐसे लिख देते हैं a2 sin 5 cos ओमेगा t, a2 sin 5 cos ओमेगा t। अब यहां हमने दोबारा से रिजल्टेंट बनाना है, तो ये टर्म और ये टर्म को कुछ मान लेते हैं। तो लेट a1 प्लस a2 cos 5 को हम a cos थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया? cos थीटा, रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a, और ये है हमारे पास a2 sin 5 को हमने मान लिया a sin थीटा। ये हमने दो कंडीशन अपनी तरफ से रिजल्टेंट निकाला, तो a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तब हम यहां लगा देते हैं, देन y बिकम्स a sin थीटा, सॉरी a cos थीटा, इसको क्या लिखना था? cos थीटा। a cos थीटा और sin ओमेगा t प्लस ये हो जाएगा a cos a2 sin 5 को हमने क्या माना? a sin थीटा, तो a sin थीटा cos ओमेगा t। तो यहां से a कॉमन ले लेते हैं और a कॉमन लेने के बाद sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमारे पास दोबारा से वही इक्वेशन बन गई जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये हमारे पास क्या आएगी? रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड आ जाया करती है।
यानी कि ये दोनों वेव हमारे पास साइनसोइडल वेव है, हमारे पास रिजल्टेंट वेव भी कैसी आती है, साइनसोइडल वेव आती है, यानी साइन और कॉस फंक्शन वाली वेव आया करती है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए। हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटरफेरेंस में हमें क्या देखना है, कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमें कंडीशन एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों इक्वेशन का यूज करके। तो यहाँ तक पहले सभी बच्चे समझ लेंगे अच्छे से। y1 y2 दो इक्वेशन कंसीडर करी हमने कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव्स की, दोनों का सुपरपोजिशन कराया, दोनों को एड अप कर दिया, एड अप करने के बाद ये हमने सॉल्व किया। अब ये कंडीशन बनाने के लिए, ये इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको a cos थीटा मान लिया और इसको हमने a sin थीटा मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है ये देखेंगे अब। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है हमारे पास स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड वाला पहले लिख रहे हैं हम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये a1 प्लस a2 कॉस फाई और ये a2 साइन फाई। ये है हमारे पास a1 प्लस a2 कॉस फाई स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई स्क्वायर। ओपन करते हैं, यहां से तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा a स्क्वायर। ये a स्क्वायर ऐसे ही रहा, यहां से और यहां से हम a2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस ये 2a1 a2 कॉस फाई रहेगा, 2a1 a2 कॉस फाई रहेगा, ये हमारा ये 1 हो जाएगा दोबारा से। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi and the resultant amplitude becomes a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाया करता है। अब यहां से हम कंडीशन निकालेंगे मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये एम्पलीट्यूड सेम वही आया है, वेक्टर जो सम होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, वही फॉर्मूला निकल कर आया है। तो यहाँ ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से हम ये बताएंगे दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन कॉस फाई। तो कॉस फाई पर डिपेंड कर रहा है, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी भी होगी, और जहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। सो नाउ वी मूव ऑन टू फाइंड द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए ये देखना है सबसे पहले कहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो लेट्स मूव। हमारे पास अब अगली कंडीशन आती है, हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस for constructive, for this amplitude must be maximum। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम लानी है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम लाने के लिए एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए। और फॉर maximum amplitude
अब एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, तो जो इक्वेशन अभी हमने देखी है उस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो होगा वो होगा अगर cos फाई मैक्सिमम हो जाए। cos फाई कहाँ मैक्सिमम होता है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और +1 कहाँ कहाँ होती है, cos 0 +1 होगी, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, यानी कि यहां से अगर मैं फाई एंगल निकालूंगा तो फाई एंगल क्या क्या निकल कर आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। अब ये सीरीज अगर हम बनाते हैं तो इवन मल्टीपल आ रहे हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है 2n फाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। So we can say that amplitude will be maximum, या for constructive interference the phase difference between two waves must be even integral multiple of pi। तो phase difference होना चाहिए दोनों waves के बीच में, वो कितना होना चाहिए, even integral multiple of pi। और we can say path difference कितना होना चाहिए, तो path difference p होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब यहां से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस है 2n पाई, 2 पाई, इट बिकम्स n लैम्डा। इज इट क्लियर, इट शुड बी क्लियर। n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। So we can say that the phase difference between two waves must be even integral multiple of pi, and the path difference between two waves must be integral multiple of lambda for constructive interference। ये कंडीशन कहां से आती है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। आफ्टर दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात आती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी मिनिमम हमने पढ़ी थी, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मिनिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। फॉर दिस द एम्पलीट्यूड must be minimum, that is cos phi minimum, and the value of cos phi, minimum value of cos phi equals -1। -1 कहां पर आती है, पाई, कहां आएगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट पाई इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, after that 5 pi, yani we can find here odd integral multiple। So for odd integral multiple pi becomes 2n plus 1 into pi, it equals to 2n plus 1 pi, where n equals to 0, 1, 2 and so on। तो ये n 0 लगाएंगे पाई आ जाएगा, 1 लगाएंगे 3 पाई आ जाएगा, ये सब चीजें यहाँ से बढ़ती चली जाएंगी। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई। तो पाथ डिफरेंस विल बी पाथ डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एंड 2n plus 1 पाई, pi cancel out pi, path difference becomes 2n plus 1 lambda by 2। This is the path difference। So path difference should be odd integral multiple of lambda by 2, and phase difference should be odd integral multiple of pi for the destructive interference। तो ये हमारे पास destructive और constructive interference की कंडीशन निकल कर आ जाती है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, इंटरफेरेंस रेंजेस के लिए। यहाँ फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद में हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन, यानी इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, उनको फाइंड करेंगे इसके बाद।
तो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी तो हमने अभी प्रूफ किया, वी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स cos phi, ए की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड, पहले एम्पलीट्यूड बता देते हैं। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने पाया अभी cos phi -1 होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये -2a1 a2 हो जाएगा, या -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इट बिकम्स a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू a1 माइनस a2, ये रहेगा a मिनिमम। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। जब यहाँ +1 लगा देंगे तो 2a1 a2 हो जाएगा। ये a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो a मैक्सिमम निकल कर आ जाता है a1 प्लस a2। ये हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। अगर मैं डायरेक्ट दोनों ही इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। और डायरेक्ट दोनों के इंडिविजुअल को ऐड कर देता हूं तो मैक्सिमम हो जाएगा। यहां से फिर इंटेंसिटी का निकालते हैं रिजल्ट हम। इंटेंसिटी के लिए क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी के लिए हम इसको कर दिया हमने ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2a1 a2 cos phi and multiplying both side by k, a स्क्वायर ka1 स्क्वायर ka2 स्क्वायर 2ka1 a2 cos phi। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो ka स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हुआ करता है, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो इक्वल हो जाया करता है। अब ये सब इंटेंसिटी के टर्म में लिखना है मुझे, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम। के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2 अंडर रूट के a1 स्क्वायर अंडर रूट के a2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ के a1 a2 का स्क्वायर नहीं था ना, मैं स्क्वायर के डायरेक्ट तो अंडर रूट लगा के स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने। अब ये बन गया मेरे पास i, इसको मैं लिख सकता हूँ i1 i2 2 अंडर रूट i1 i2 एंड cos phi। दिस बिकम्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगी। तो इंटेंसिटी i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi। दैट क्लियर। अब रिजल्टेंट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वही cos phi 1 बना देंगे, और मैक्सिमम cos phi 1 हो जाएगा। देन i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट i1 और प्लस अंडर रूट i2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम के लिए i1 प्लस i2 अंडर रूट इसका लिखा सकता है, और फॉर मिनिमम cos phi की माइनस में लगा के अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन बन जाती है। यहीं से दूसरी कंडीशन के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं हम। तो ये होता है हमारे पास अब i है के स्क्वायर के बराबर, i इक्वल टू के स्क्वायर। तो अगर हमने कहा i1 अपॉन i2 तो k से k कैंसिल हो जाएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। ये मेरे पास रेशियो बन जाता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज का। तो यहां पर अगर हम कहेंगे i ऑफ मैक्सिमम
तो A ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई I मिनिमम A मिनिमम स्क्वायर, तो I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मिनिमम। तो A मैक्सिमम है हमारे पास A1 प्लस A2 स्क्वायर और मिनिमम है A1 माइनस A2 स्क्वायर। अब यहां से अगर हम A2 कॉमन ले लें, A1 अपॉन A2 और A2 कॉमन ले लें A1 अपॉन A2, तो हम इसको लिख सकते हैं I मैक्सिमम, या तो इसी तरह से लिख सकते हैं इसको, या कॉमन ले लेंगे तो हम A1 अपॉन A2 प्लस 1 एंड A1 अपॉन A2 माइनस स्क्वायर लगा देंगे। अब A1 A2 को हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो I मैक्सिमम एंड I मिनिमम, इस कांस्टेंट को कुछ भी के तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, के मान लेंगे, या हम इसको लैम्डा मान लेंगे, तो हम इसको लैम्डा मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, कुछ भी मान लीजिए। तो अब A1 अपॉन A2 को हमने क्या मान लिया, हमने इसको लैम्डा मान लिया, लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आता है वेयर लैम्डा इक्वल्स टू A1 अपॉन A2, ये हम मान के चलते हैं, यहाँ पर लगा दें, स्क्वायर लगा दें, यानी कि ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडीशंस हैं। इन कंडीशन की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से इंटेंसिटी का रेशियो रखा हुआ तो एम्पलीट्यूड निकाल देंगे, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल तो इंटेंसिटी निकाल देंगे, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, मिनिमम के लिए निकाल सकते हैं, तो जो भी हमें चाहिए होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसे नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और बचती है हमारे पास, जो इसमें पूछ लिया जाता है हमसे, जहां हमसे ये कहा जाता है कि अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, जो दो वेव थी उन वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा। ठीक, तो अगर हमारे पास वो कंडीशन वहीं अप्लाई कर देते हैं हम, यानी कि इफ A1 A2, ये A हो गया, दोनों ही वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तब हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकल कर आएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो इसको ले सकते हैं हम A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A स्क्वायर cos फाई, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई। अब यहाँ से 2A स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, तो 2A स्क्वायर कॉमन दिया, 1 प्लस cos फाई। अब ये A स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ cos फाई का एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, cos फाई की जगह पर एक वैल्यू मैं यूज करूंगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, cos फाई की जगह पर इस 1 को कैंसिल करने के लिए 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 2 होता है तो ये अपॉन 2 और आ जाता है, cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला एक नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 माइनस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 4A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, इसको बाहर निकाला तो I इक्वल टू 2A cos फाई अपॉन 2। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। ऐसी दो वेव्स जो सेम एम्पलीट्यूड हो जिनका, उनके इंटरफेरेंस से सुपरपोजिशन के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2A cos फाई अपॉन 2 होगा। ये प्रूफ कराया जा चुका है, वहां तक यहाँ तक प्रूफ करेंगे एज इट इज, जो हमने पहले प्रूफ किया था, उसके बाद में बस ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा इंटरफेरेंस की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जहां इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, ये सारी कंडीशन हमने यहाँ से जान ली। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, वो करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की, जो बताएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में।
उनकी पोजीशन के बारे में कि सेंटर से लेकर ऊपर तक कितनी फ्रिंजेस कितनी डिस्टेंस पर हमें मिनिमम मिलेगी, किस डिस्टेंस पर मैक्सिमम मिलेगी, कहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आज तक के लिए इतना ही।